यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख 25 खबरें। अमेठी जिले के चिलौली गांव में प्रशासन ने चारागाह की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। जांच में कब्जा अवैध पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 79,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में खुलेआम बिक रहा है चाइनीज मांझा। लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। ताजा मामला बरेली के शामतगंज पुल का है, जहां प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार के 15 वर्षीय भतीजे आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में किशोर की गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव आए हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद अब चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अयोध्या प्रकरण की जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की किसी एकल न्यायाधीश की निगरानी में कराई जानी चाहिए और इस संबंध में श्वेत पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी सूचना के अधिकार यानी RTI के दायरे में लाने की मांग की है। मुहर्रम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा सांसद सतीश गौतम का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 1 मिनट 34 सेकंड की इस वीडियो में उन्होंने कहा, मुहर्रम क्या है मैं नहीं जानता, अलीगढ़ में पक्षी भी हमसे पूछ कर उड़ता है। वीडियो में सांसद ने एक और क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर मजबूत दावा किया तो वहीं दूसरी ओर AMU का जिक्र करते हुए बड़ा बयान भी दिया। मुरादाबाद के कांठ रोड पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सड़क की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। अभियान के दौरान बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जिनमें नाले के ऊपर बनी एक मजार भी शामिल थी। प्रशासन के अनुसार संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, जिसके चलते पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। गाजियाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भैंसों के तबेले में अचार तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खोड़ा क्षेत्र के आदर्श नगर में संचालित इस अवैध अचार फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में अचार बरामद किया गया। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री परिसर में अत्यधिक गंदगी पाई गई और जिस स्थान पर अचार बनाया जा रहा था वहां स्वच्छता के न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में महज 40 रुपए के बंद मक्खन के पैसे बचाने के प्रयास में एक व्यक्ति की फर्जी IPS अधिकारी होने की सच्चाई सामने आ गई। आरोपी खुद को नोएडा में तैनात IPS अधिकारी बताकर चाय दुकानदार और पुलिस कर्मियों पर रौब झाड़ रहा था, लेकिन पुलिस की जांच में उसकी हकीकत उजागर हो गई। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और वाराणसी जिलों के कई गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट और स्टैंप शुल्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त से नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्तियों के मूल्य निर्धारण और स्टैंप शुल्क की गणना पहले के मुकाबले अधिक आसान हो जाएगी। इसके लिए सरकार नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था के तहत कई क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे संपत्ति की खरीद बिक्री की लागत प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में गोरखपुर में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में करीब 500 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए, जिससे लगभग 1500 सरकारी नौकरियां प्रभावित हुई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2017 में गोरखपुर में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय थे, लेकिन अब उनकी संख्या में भारी कमी आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सरकारी संस्थानों को कमजोर कर रही है, जिससे लोगों को निजी संस्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। सपा प्रमुख ने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और गोरखपुर में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले भी बढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस की स्थिति को लेकर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद का विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इन आरोपों पर फिलहाल सरकार या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही है, बल्कि नेता खुद ही समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है और समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट पड़ सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए दबाव और लालच की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी पहले ही विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को तोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। वहीं उन्होंने पलटवार करते हुए दावा किया कि बीजेपी के अंदर ही असंतोष है और समय आने पर कई लोग अपने पत्ते खोलेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त पत्र वितरित करने के दौरान उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि नौकरी मिलने के बाद उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोग रील बनाने और वायरल होने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में काम करने वाले को अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए, न कि रील बनाने पर। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनसे अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में कार्य के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही, दिखावे की संस्कृति से बचना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के रील बनाने के कई वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री संवेदनशील स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा रील बनाने को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में जल्द ही दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री होने वाली है। अनुमान है कि 20 जून के आसपास मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की सेवाओं को 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक के लिए निष्क्रिय करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि कुछ गिरोह टेलीग्राम के जरिए नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले फर्जी पेपर लीक और धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क चला रहे थे। इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बीच टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। टेलीग्राम के संस्थापक पोवल ड्योरो ने कहा कि इस फैसले से भारत के करोड़ों सामान्य यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं, जबकि पेपर लीक करने वाले लोग दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार से पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और छात्रों को परेशान न करने की बात कही है। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भावुक अंदाज में अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन के दिनों में साथ थे, आज वही लोग उनसे दूर हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि हम आंदोलनकारी आज परदेसी बन गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन आज उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिल रही है जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उनके बयान को राम मंदिर से जुड़े मौजूदा विवाद और सियासी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने राम मंदिर में दान राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर संकेत देते हुए कहा था, उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिलहाल वह सच बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने कहा था कि समय आने पर वह सब कुछ बताएंगे। अयोध्या राम मंदिर में दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र की महत्वपूर्ण सीटों में शामिल बबीना विधानसभा सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के राजीव सिंह परीक्षा लगातार 2 बार यहां से विधायक चुने गए हैं। बबीना विधानसभा क्षेत्र झांसी लोकसभा सीट का हिस्सा है और यहां राजपूत, पिछड़ा वर्ग, दलित और ग्रामीण मतदाता चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में यह सीट राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम मानी जाती है। समाजवादी पार्टी भी बुंदेलखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेतृत्व 2027 के चुनाव को देखते हुए झांसी और आसपास के इलाकों में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बबीना सीट पर विकास, किसानों के मुद्दे, रोजगार और स्थानीय समीकरण आगामी चुनाव में प्रमुख मुद्दे बन सकते हैं। वहीं बीजेपी अपने मौजूदा जनाधार को बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि विपक्षी दल इस सीट पर वापसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेव प्रसाद ने मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था से जुड़ा विषय है और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच समिति से कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और लोगों का विश्वास कायम रहे। केंद्र सरकार और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2041 के तहत 4 नए ग्रीनफील्ड यानी आधुनिक शहर विकसित करने का फैसला किया है। इन 4 शहरों में एक शहर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बनाया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इन नए शहरों को नमो सिटी के नाम से विकसित किया जाएगा। इनका निर्माण हाई स्पीड नमो भारत कॉरिडोर और आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के आसपास किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, रोजगार और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। सरकार का मानना है कि आने वाले 15 वर्षों में दिल्ली एनसीआर की आबादी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में नए शहरों के विकास से दिल्ली और आसपास के मौजूदा शहरों पर पड़ने वाले दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सकेगा। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत एनसीआर की मौजूदा सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अरावली क्षेत्र और नेचुरल कंजर्वेशन जोन को सुरक्षित रखने पर भी सहमति बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संजय सेतु पर मरम्मत का काम पूरा होने के बाद 16 जून 2026 से भारी वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पुल को पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस फैसले से लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के लाखों लोगों और व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। पिछले कुछ समय से पुल पर मरम्मत कार्य चलने के कारण भारी वाहनों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था, जिससे समय और ईंधन दोनों की अधिक खपत हो रही थी। अब संजय सेतु के पूरी तरह खुल जाने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आसान होगी, व्यापार को गति मिलेगी और वाहन चालकों के डीजल पेट्रोल पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में भी कमी आएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस फैसले से रोजमर्रा के सफर में भी काफी राहत मिलेगी। एनएचएआई ने तय समय के भीतर मरम्मत कार्य पूरा कर पुल को चालू कर दिया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी पहले से बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद और मान्यता प्राप्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को 24 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। यानी अब राज्य के स्कूल 25 जून से दोबारा खुलेंगे। सरकार ने यह फैसला प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। नए आदेश के अनुसार सिर्फ इस साल ही नहीं बल्कि अब हर वर्ष 20 मई से 24 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी और 25 जून से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इससे बार बार स्थानीय स्तर पर छुट्टियां बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बच्चों के स्कूल 25 जून से खुलेंगे, लेकिन शिक्षक और अन्य कर्मचारी 22 जून से स्कूल पहुंचकर नए सत्र की तैयारियां शुरू करेंगे। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ में आयोजित यूपी स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव में प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने ऐलान किया कि भेड़, बकरी और सूकर पालन को संगठित उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार की योजना के तहत पशुपालकों को 90% तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न कंपनियों और संस्थानों के साथ MOU यानी समझौते किए जाएंगे, ताकि पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश सरकार का मानना है कि वैज्ञानिक तरीके से भेड़ और बकरी पालन को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम लागत और बेहतर मुनाफे के कारण बकरी और भेड़ पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकता है। ऐसे में सरकार की यह पहल लाखों किसानों और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए बदायूं जिले के घटपुरी, दातागंज और वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में मिनी ट्रामा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन मिनी ट्रामा सेंटरों में गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए आपातकालीन इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही न्यूरो सर्जन समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान गोल्डन आवर में मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इन केंद्रों के शुरू होने से गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लाखों यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। हादसे की स्थिति में मरीजों को दूर के बड़े अस्पतालों तक ले जाने में लगने वाला समय कम होगा और समय पर इलाज मिलने से जान बचाने की संभावना भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रामा सेंटरों की उपलब्धता सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC ने नीट UG 2026 री एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है। 20 और 21 जून को परीक्षा देने वाले छात्रों को रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट मिलेगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को बस यात्रा के दौरान अपना नीट UG 2026 का एडमिट कार्ड दिखाना होगा। सरकार का मानना है कि इससे दूर दराज के जिलों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस साल उत्तर प्रदेश से करीब 3.5 लाख छात्र छात्राएं नीट UG री एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन को विशेष निर्देश भी दिए गए। सरकार ने जरूरत पड़ने पर दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी ठहरने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी छात्र को यात्रा या आवास की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े।